खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते जीर्ण बगीचा के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम। ग्रीष्म काल में पशु के देख रेख की तकनीकी जानकारी, केला के ग्रीन वंडर किस्म और कांदा भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। बगीचा के सौंदर्य और उपयोगिता ला बनाए रखे के नाम से राज्य सरकार द्वारा बगीचा पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम चलाए जाते। एक अंतर्गत ऐसे बाग बगीचा जिन्हा पानी और प्रकाश के अभाव में पुराना और खराब हो चले है, ओकर प्रतिस्थापन बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% तक के अनुदान दिए जाए के प्रावधान है। संगे संग बाग के उत्पादकता बढ़ाए बर इनपुट, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग आदि की जानकारी भी अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा दिए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशुपालन करैया किसान भाई मन ला गर्मी के मौसम में पशु के देखभाल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एकर लिए गर्मी के मौसम में चारा के बोआई करे और पानी के सिंचाई ला ठीक ढंग से करे। काबर के पानी के कमी में चारा विषाक्त हो जाते और सूखा चारा के रखे के व्यवस्था करना चाहिए। पशु मन बर पानी के समुचित व्यवस्था करना चाहिए। पशु बाड़ा में गर्मी से बचे बर लगाए गए यंत्र के ठीक से जांच कर लें। पशुशाला में फूस के पर्दा के व्यवस्था करना चाहिए और छत में धूप के प्रभाव ला कम करना चाहिए। कृषि कार्य बर उपयोग आने वाला पशु मन से सुबह 10 के पहली और शाम 5 बजे के बाद ही काम लेना चाहिए। एकर ले पशु मजबूत और स्वस्थ रहते। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होते। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होते। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होते। केला के फल हरा रंग के और मोटा लंबा चिकना सतह के होते। बने उत्पादन देते और मुनाफा बनाते। त हमर किसान भाई मन ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन ह तरह तरह के भाजी के खेती करे लगे है और मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे लगे है। ऐसने बलौदा बाजार के किसान मंगलू भैया अपन 1 एकड़ के खेत में कांदा भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत है। जानकारी देवत मंगलू भैया बताथे कि ओखरे कांदा भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था और देख रेख में ओला लगभग 4 ले 5 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओखर कहना है कि अपन ये उत्पाद ला ओहा बाजार में बेच के लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओखर ये उन्नत खेती ला देख के दूसर किसान मन भी प्रेरणा लेके बने मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। खेती किसानी है होते संगी जिंदगी के आधार रे संगी जिंदगी के आधार। एक हर बिना होवे नहीं कोनो भी संसार रे संगी कोनो भी संसार। हमर गोठम कार्यक्रम संगी करो जय जोहार ग संगी करो जय जोहार। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगी हो, आज हमार गोठ के कार्यक्रम में एक ठन्नवा बात होते वो ये कि हमार स्टूडियो में सब दूसर जगह के किसान भाई मन आते, अपन सवाल करते और हमारे विशेषज्ञ मन ओकर जवाब देते। संगी हो, आज हम जो है तेन धान के उत्पादन के साथ साथ ओकर गुणवत्ता ला कैसे बढ़ाया जाए यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में तुम जानत हो कि छत्तीसगढ़ में दूधी बेर धान लगोवत है और संगे संग में छत्तीसगढ़ में धान के उत्पादन भलो बहुत अच्छा से लेवत है, लेकिन केवल उत्पादन भला कहूँ बढ़ा दिन तो सही में फायदा आए कि नो है कि ओकर साथ साथ में गुणवत्ता बढ़ाए लो का फायदा होई, यही दो विषय में चर्चा हुई। और ये विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी, कृषि विशेषज्ञ हैं, और जी संतोष कुमार जी धाकड़। और संगी हो बहुत जन किसान भाई मन घलो यहाँ लाए हुए थे। सर जी आप मन के स्वागत है। और हमारी जो जतका संगीत हुन मन ला जय जोहार, राम राम। बढ़िया तुम मन आए हो। तो अब मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे बीच में नहीं रहा हूँ। हम का समस्या लेके आए हो अपन सवाल जो है त्रिपाठी जी से और ठाकर जी से कर सका था। तो संगी हाँ, आप पहले ही पूछाओ कि आप कहाँ लाए। मैं आया हूँ भिलाई ग्राम धुमा से जी। आपके क्या नाम है? मनोहर लाल वर्मा जी। जी, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, बायोजाइम के नाम बहुत सुनता हूँ, एकर डाले से खेत में एकर डाले से का एकर से लाभ होते? बहुत प्रायोगिक प्रश्न है वर्मा जी। आपके माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से निरंतर रासायनिक उर्वरक की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब समय आया है कि हमको वो अंधाधुंध दौड़ से हट करके उर्वरक जो हम डाल रहे हैं वो उर्वरक को पौधे की जड़ें सही तरीके से ले पा रही कि नहीं ले पा रही। अगर ले पाएं तो उसके लिए हमको कोई चीज देने की जरूरत अगर है तो वो है वो बायोजाइम, जिसके बारे में भी आपने बात किया। उसमें हार्मोन्स है, एंजाइम है, प्रोटीन है और एक ऐसा चीज है जो पौधे को तनाव से मुक्त कराता है, उसको हम बोलते हैं बीटेंस। बहुत ही जबरदस्त चीज है और वो आज आने वाले समय पे और आज एक एक किसान की विशेष आवश्यकता है जो उत्पादन पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, उपयोग करना ही चाहिए। जी जी। आप संगी? डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी खेती में आपका क्या नाम है? मोर नाम रोहित साहू है, मैं ग्राम मोहंदी के रवैया हूँ। जी जी। जिला रायपुर है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अपन खेत में ऐसे
कौन से पोषक तत्व डाले जिससे फसल और मिट्टी दोनों की उपजाऊ शक्ति बनी रहे? बहुत बढ़िया प्रश्न है रोहित जी। और इसमें एक चीज प्रमुख जो भी वर्मा जी ने प्रश्न पूछा कि जब हम किसी भी फसल की बात करते हैं, विशेष रूप से हम धान की बात करें जैसा आज का विषय है, तो धान की फसल में हमें देख रहे हैं कि लोग निरंतर यूरिया 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 की मात्रा लोग ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हम जितना ज्यादा यूरिया डालते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा उत्पादन बढ़ता जाएगा, जबकि प्रायोगिक तौर पर ऐसा होता नहीं है। एक सीमा से ज्यादा जब आप रासायनिक उर्वरक बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन घटने लगेगा, उत्पादन बढ़ते हुए दर पे नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्थिति पे आपको जरूरत पड़ेगी कि आप कोई ऐसा एक न्यूट्रिएंट दें जो जिसमें पोषक तत्वों का संपूर्ण भंडार हो, और वो भंडार केवल पोषण ना दे, साथ में जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पड़ा हुआ है उसको लौटा करके पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराए। और वो अकेला ऐसा होता है, वो नार्वे की एक समुद्री घास है जिसको बायोजाइम बोलते हैं, और उससे पौधे को भरपूर उपज मिलता है। हाँ, आप संगी कहा जानना चाहता? मैं रामाधर पटेल ग्राम मोहंदी के रहने वाला हूँ। जी जी। मैं आजकल रही फसल है, बुआ है, भूरा माहौल के प्रकोप अधिक होने की संभावना दिखती। कहाँ लगा है? अभी धान लगाया हूँ। पटेल साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं ये इसके माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब धान में माहू लगता है तो माहू के लिए किसान जानकारी के अभाव में 3 से 4 बार स्प्रे कर देते हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय पानी में कुछ स्प्रे आना चाहिए निचले हिस्से में, क्योंकि माहू नीचे भी पहुंच जाता है। और उसके लिए कुछ अच्छी कंपनियों का विप्रोफ्यूजन या इमिडाक्लोप्रिड और एसीफिट दोनों को मिलाकर डालने से भी कंट्रोल मिल जाता है। और विप्रोफ्यूजन 330 ml पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। कुछ अच्छी कंपनियों के आते हैं, जैसे कि बायोस्टेट का आता है बेंजो नाम से, और उसके बाद उससे निदान मिल जाता है। हाँ संज्ञा, आपका जानना चाहता? डॉक्टर साहब से मैं पहले तो मैं जयप्रकाश पांडे रायगढ़ जिला सरिया से बोल रहा हूँ। जी 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 हूँ। और डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि साल दर साल फर्टिलाइजर की मात्रा प्रति एकड़ की दर से धान की खेती में बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में पैदावार नहीं बढ़ पा रहा है। क्या करना होगा, क्या करें इसके लिए? मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न सुन करके सब कि आज छत्तीसगढ़ की धरती पे जो भी किसान खेती का काम कर रहे हैं, सब लोगों की कुछ समस्याएं मिलती जुलती समस्याएं लग रही हैं। आज हर आदमी की उर्वरता, हर आदमी की जमीन की पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी, इन चीजों यही एक सबसे प्रमुख कंसर्न बन के आया है। मेरा एक कहना है पंडित जी आपको कि जब हम मिट्टी की उर्वरता की बात करते हैं तो उर्वरता केवल रासायनिक पोषक तत्वों से समाप्त नहीं होती। उर्वरता के लिए आज हमको जरूरत है कि जैसा हम पहले करते थे कि हर 3 साल के अंतराल पे एक बार हमको अपने पूरे खेत में गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गोबर की खाद से पूरे खेत को पाटना चाहिए, कंपोस्ट उपयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट उपयोग करना चाहिए, केचुए वाली खाद को उपयोग करना चाहिए। ये अगर हम उपयोग करते रहेंगे तो जमीन का जो संरचना है, एक होता है टेक्सचर और एक होता है स्ट्रक्चर, तो जमीन का जो गठान है, जमीन की जो संरचना वो सुधरेगी, और वो बुनियादी चीज है। वो अगर एक बार सुधर गई तो उसके बाद हम अगर रासायनिक उर्वरक भी देंगे या उसके साथ में हम बायोजेम जैसी चीजें देंगे जो बड़ी दुर्लभ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप ये पाएंगे कि दिन प्रतिदिन आपके इकाई क्षेत्रफल से उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और इससे जमीन का सुधार भी बहुत आवश्यक तरीके से बहुत बढ़िया सुधार होगा। मतलब जमीन बिगड़ के देखा सीधी सब नहीं मिलते। बिल्कुल शर्मा जी, और ये आज नितांत आवश्यकता है आज लोगों। जी जी जी। आप? मैं श्याम नायक कुमारी से आया हूँ। आज जो किसान अधिक उत्पादन पाने की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, उसमें सुरक्षित तरीके से किस तरह से धान का अच्छा उत्पादन और कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयों का स्प्रे करके किस तरह से अपनी धान की फसल को बचा सकता है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्याम जी ने तो शर्मा जी पूरा गागर में सागर वाला प्रश्न दिया है। जी जी। मैंने एक प्रश्न में धान की संपूर्ण चीजें जानना चाहते हैं श्याम जी। जी। मैं इसमें एक प्रमुख कंसर्न जो आपको बताना चाहूं वो यही है फिर से कि अंधी दौड़ तो जरूरत है। आज लोगों को जिस तरीके से विकास की गति में लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही, आज जरूरत है कि लोग आगे बढ़ें। लेकिन अगर अपना होश खा करके लोग, माने होश खो करके लोग दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से लोग गिरेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब जमीन अपनी अधिकतम क्षमता की उर्वरता तक जाएगी और उसके बाद उसमें डिटेरियोरेशन होना चालू हो जाएगा। जब उसमें डिटेरियोरेशन होना चालू हो जाएगा तब हमारे पास बचाव के लिए साथ संसाधन बहुत कम बचेंगे। आज जरूरत फिर से वही मेरा बोलना होगा कि जमीन में 3 साल में एक बार गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और न केवल इतना बल्कि बीच बीच में हर 3 साल में फसल
चक्र अपनाइए। एक बार अगर आप धान की फसल लगाते हैं तो 2 साल के बाद एक बार उसमें दलहन लगाइए, फिर एक बार उसमें सब्जी की फसल लगाइए। कारण यह कि हर फसल का जड़ों का पकड़ का स्तर अलग अलग होता है। हर स्तर से जब पोषक तत्वों का खिंचाव बराबर होगा तो जमीन की उर्वरता लगातार मेंटेन रहेगी और इसका असर अगर आप बायोजाइन जैसी चीजें डालते रहेंगे तो उत्पादन की गुणवत्ता भी आपकी सुधरेगी। जी आप डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राम सुपल गौतम अमलेश्वर से। सर मैं जानना चाहता हूं जैसे धान की फसल में फर्टिलाइजर की सही मात्रा क्या होनी चाहिए और उसमें जैविक जाइम का क्या रोल है? बहुत बढ़िया प्रश्न है गौतम जी। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो सर्वोच्च संस्थान है अनुसंधान के लिए कृषि में, उनकी अनुशंसा यह है वैज्ञानिकों की कि 120, 80 और 60, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, इस अनुपात में आपको देना चाहिए। अब इसको आपको बांटना है कि आप अगर यूरिया से डालना चाहते हैं तो यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर अनुपात ये होना चाहिए। ये हेक्टेयर में कि एकड़ में बीच में? दूसरा जो प्रश्न आपका इसमें यह है कि इसमें जाइम जैसी चीजों का क्या उपयोगिता है, तो जाइम खुद तो अपना रोल अदा करेगा क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एंजाइम्स माने हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, बीटेन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इसके अतिरिक्त जो पोषक तत्व आपकी जमीन के अंदर अनुपलब्ध रूप में परिणित हो गए हैं उनको पुनः उपलब्ध रूप में परिणित करा करके और पौधे की जड़ों को देगा। उसकी जरूरत एकदम नितांत आवश्यकता है और उसके लिए बायोजिम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पौधे को देना विशेष आवश्यक है। बायोजिम जी हाँ आप सुनिए। सर मैं संदीप बंछोर ग्राम नंदौरी से। सर मैं कृषि छात्रों और कृषि परिवार से ताल्लुक रखता हूं। सर मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में धान की खेती में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर एक धान की खेती की नई विधि है एसआरए मेथड या श्री विधि, इसमें कितना लाभप्रद साबित हो सकता है? बहुत बढ़िया, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका संदीप जी। और पहली बात तो मैं आपको मैंने हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ की माटी से हैं और आप कृषि के छात्र भी हैं, तो आपकी सोच निश्चित रूप से बड़ी अच्छी होगी। मेरा सुझाव इसमें यह है कि जो चीजें अभी हमने जनरल बताया कि आपको जब जमीन की जुताई करें तो जमीन की जुताई आप क्रॉस करें, पहला उत्तर दक्षिण दूसरा पूर्व पश्चिम करें, ढेले छोटे रखें। रोपाई के समय आप विशेष ध्यान रखें कि आपको रोपाई में 25 दिन की कथरा होना चाहिए, उसको आपको रोपाई करना है, ये सारा चीज आपको बराबर ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर जब आप दे तो फर्टिलाइजर में बेसल फर्टिलाइजर ज्यादा देना चाहिए। यूरिया को आपको ध्यान अच्छा, जो श्री विधि धान है मतलब सब चीज जरूरत ओमा को रोग राई लग जाए, कीड़ा लग जाए तो सर कैसे ओखर से निपटे जाए, ये संबंध में ठाकर जी आप बताओ कुछ। धान की फसल में जो रोग होते हैं और कीड़े होते हैं अलग अलग होते हैं सभी। जैसे मेयर जो बीमारियां जो होती हैं 3 से 4 बीमारियां होती हैं मुख्यतः, और इन बीमारियों का लक्षण किसान को पहचानना जरूरी है। जब किसान लक्षण पहचानेगा, जब सामने वाले को वो चीज बता पाएगा तभी उसके लिए सही दवा डाल पाएगा। जैसे कि बीमारी होती है, एक फर्स्ट बीमारी होती है शीत ब्लाइट, जो उसका सीधी साधारण सी पहचान होती है कि जब किसान एकदम पौधा बैठे टाइप का होता है, शीत से गलन चालू हो जाती है और ऐसी स्थिति में फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो पौधा ग्रोथ में नहीं आता और बैठ जाता है। जी। तो उसके लिए कुछ अच्छी कंपनियों के हेक्साकोनज़ोल आते हैं, जैसे कि एक बायोस्टेड का आता है ट्रिगर नाम से। थोड़ा पब्लिक ढार खलो देख के बता दो सर। जी जैसे कि बायोस्टेड का आता है ट्रिगर नाम से, उसको 400 से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और डालने के बाद ये चीज भी ध्यान रखना, शीत ब्लाइट में जी डालने के बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 8 से 10 दिन तक कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं डालें और उसके साथ कोई भी टॉनिक नाइट्रोबेंजीन वाला नहीं डालें। दूसरी जो बीमारी आती है ब्लास्ट धान की फसल की सबसे खतरनाक बीमारी है। जब ब्लास्ट का अटैक होता है पूरी तरह तो धान की फसल करीब 40% 50% तक नुकसान पहुंचा देती है अकेली बीमारी। यस, और ब्लास्ट भी 3 तरह का होता है, पत्ती का ब्लास्ट, गांठ का ब्लास्ट और गर्दन का ब्लास्ट। और तीनों के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण किसान को पहचानना चाहिए। और कुछ बहुत सारी दवाइयां आती हैं, कुछ पत्ती के ब्लास्ट पे भी कंट्रोल करती हैं तो कुछ गांठ ब्लास्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयां आती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जो कि ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये भी एक तीसरी खतरनाक बीमारी होती है धान की। उसका मॉलिक्यूल का नाम कशोगामाइसिन है और कुछ जैसे बायोस्टेड का आता है बायोमाइसिन नाम से, इसकी अपन 400 से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं। तो ब्लास्ट तीनों तरह का और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसके साथ
बायोमास मतलब ये बीमारी का ध्यान रखना जरूरी है, मतलब मुख्य रूप से सामान्य हो सके। हमारे एक संगवारी हुआ है, देखो सवाल ले लेते हैं सर जी, है ना, आप क्या जानना चाहते? सर मैं सूर्य प्रकाश सोनी ग्राम पंचदेवरी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि जो धान में जो ट्रेडिशनल मेथड्स है रोपा पद्धति, उस पर हम किस तरह वेरिएशन लाके अपने पर यूनिट यील्ड जो है बढ़ा सकते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न सोनी जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम धान का रोपा लगाते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि जमीन, चूंकि रोपा जो है वो 1/10वें हिस्से पे लगाते हैं। अगर हमको 1 एकड़ में धान लगाना है तो उसके 1/10वें हिस्से में उतने एरिया के लिए रोपा का धान लगाते हैं, नंबर 1 चीज। दूसरी बात है कि जो नर्सरी का बेड तैयार करते हैं, जहां पे हम रोपा लगाते हैं, वो बहुत इनरिच्ड होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरा पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात है कि रोपा का जो धान है वो 25 दिन तक आपको लगा रहने देना है। 25 दिन के बाद जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तब तक वो जड़ें, उसकी जो द्वितीयक तृतीयक जड़ें वो जमीन में फिक्स हो चुकी होती हैं और कुछ न कुछ पोषक तत्वों के शोषण के काम में लग चुकी होती हैं। तो आप उनको बहुत सावधानी से उखाड़िए और उस समय खेत में पानी रहना चाहिए। 25 दिन से पहले नहीं उखाड़ना चाहिए? नहीं, 25 दिन से पहले नहीं उखाड़ना चाहिए। खेत में पानी होना चाहिए। बहुत सावधानी से फसल को, पौधे को उखाड़िए। उखाड़ने के बाद जब आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उस समय एक घोल बनाइए, उसमें सीड प्लस एक आता है, उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से एक घोल बना लीजिए। उसमें जड़ों को, गांची को डुबोते जाइए, 10 मिनट तक डुबो कर रखिए, खेत में फेंकते जाइए और एक एक पौध को, एक एक नर्सरी को उसमें खोलिए और बड़े सावधानी से, मतलब उसके जड़ के ऊपर का जो कालर हिस्सा जिसको हम बोलते हैं, अपना गर्दन है ना, कालर हिस्सा पे बड़े सावधानी से पकड़ना है और मिट्टी पे गड़ाना है। ये अगर आप करते जाएंगे तो आप पाएंगे कम से कम 8 से 10% आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी केवल इस सावधानी को बरतने से। क्या बात है, मतलब कुछ दवाई लगाए वगैरह नहीं, सीधा लगाया एक विधि। आप संगी कहाँ से आए हो, क्या जानना चाहते? नमस्कार सर। सर मैं मदन सिंह कुम्हारी से आया हूँ सर। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि पहले की मिट्टी और अभी की मिट्टी में बहुत अंतर आ गया। पहले की मिट्टी थी वो नरम, भुरभुरी, मुलायमदार थी, अभी की मिट्टी में कठोरपन आ गया है बिल्कुल। इसका कारण क्या है सर? मिट्टी परिवर्तन के हाँ, आज युग परिवर्तन चल रहा है तो मिट्टी परिवर्तन तो बिल्कुल सही है। आज समय आ गया कि मिट्टी परिवर्तन की बात लोग करेंगे, अपेक्षित है। और मुझे ये खुशी है कि आपने उस दर्द को पहचाना है। आज हम अपनी नब्ज को तो जानते हैं, हम अपनी नब्ज को जानते हैं कि हमारी नब्ज में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। मिट्टी की नब्ज को पहचानना भी एक किसान का ही पहचान है और किसान खुद वैज्ञानिक है। हम ये बोलते हैं कि आपकी मिट्टी की उर्वरता का स्तर क्या है, रासायनिक स्तर कितना है और जैविक स्तर कितना है। इन चीजों को अगर आपको परिमाप देखना है तो अपने खेतों पे आप नंगे पांव चलिए। जो असली किसान है वो जब नंगे पांव चलेगा तो जिस मिट्टी पे आप लगातार रासायनिक उर्वरक डालते जा रहे हैं वो मिट्टी कठोर होती जाती है। मिट्टी के अंदर वातायन नहीं होता, मिट्टी के अंदर प्रकाश नहीं जा पाता, मिट्टी के अंदर अगर ये चीजें, मिट्टी के अंदर भुरभुरापन नहीं है, तो अगर ये चीजें नहीं होगी तो जड़ों का फैलाव फ्री होकर के नहीं हो पाएगा और आपकी उपज मार खाएगी। और इससे अगर आपको अपने खेत को बचाव करना है और आपकी मिट्टी की सेहत अच्छी रहे तो उसके लिए जरूरी है कि हर 3 साल में, वही बात फिर से रिपीट होगी, हर 2-3 साल में आप गोबर की खाद जरूर डालिए। बायोजाइम का आप 6 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करिए, स्प्रेज करिए, कंपोस्ट डालिए और केचुए की खाद अगर आप डाल सके बीच में, वर्मी कंपोस्ट, वो बहुत जरूरी है। जी, आप आपका ठीक होगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं चरौदा से आया हूँ, भिलाई चरौदा से जी। मेरा नाम राम कुमार वर्मा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धान की नर्सरी लगाते समय एवं रोपाई के लिए उखाड़ते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? जब नर्सरी को जब हम उखाड़ते हैं, प्लांट पौधे दूसरी जगह रोपित करने के लिए, जी, तो उस समय उखाड़ते समय पानी रहना चाहिए, सावधानी से, आसानी से उखाड़ना चाहिए, रूट जोन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि रूट जोन टूटती है तो कभी। संतोष जी, हमारे पब्लिक में घरो देखा थोड़ा ही डाल दे के बोल देवा, थोड़ा जान लीजिए। जब पौधे की जड़ें जब टूटती हैं, रूट जोन, तो जब दूसरे जहाँ पर रोपाई कर रहे हैं वहां पर हम लगाते हैं तो करीब 8 से 10 दिन लेट हो चुके होते हैं उस समय, उस टाइम को मेकअप करने में। तो इसलिए बायोजाइम सीड प्लस से और रोको से दोनों का 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से और 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना के और करीब 20 मिनट, 15 से 20 मिनट जड़ को डुबा देना चाहिए और उसके बाद उस पर रुपाई करना चाहिए। जी, ये खैर सावधानी से काम बन जाएगी। अच्छा, जब धान मन के फर के अवस्था थे, फूल फर के, उस समय में कौन कौन से रोग के संभावना रहती है? बाकी आधे बीज के लिए बताए हो। उस समय जो संभावना रहती है नेक ब्लास्ट, जो गर्दन का जो ब्लास्ट बोलते हैं, और BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये दोनों ही धान की फसल के लिए बहुत खराब, खतरनाक बीमारी हैं। अगर ये फैलती हैं तो काफी बहुत ज्यादा नुकसान कर देती हैं। और इनमें सबसे अच्छा उपाय एक जो मैं जिसकी बात कर रहा था पहले, बायोमाइसिन। बायोमाइसिन एक ऐसी दवा है जो कि
बचावकारी भी है और उपचारकारी भी है। यानी लगने से पहले भी डाल दिया तो आने नहीं देता और आ गया तब भी वो खत्म कर देता है। ये क्या बात है। और बायोमाइसिन ही एक ऐसी दवा है कि ब्लास्ट और ब्लाइट, क्योंकि ब्लास्ट फफूंद से फैलती है और ब्लाइट बैक्टीरियली ब्लाइट बैक्टीरिया से फैलती है। और बायोमाइसिन ही एक ऐसी दवा है जो फफूंद नाशक भी है, बैक्टीरिया नाशक भी है और एंटीबायोटिक भी है। तो ये बायोमाइसिन से इन दोनों बीमारियों का आसानी से निदान हो जाता है। जी जी। और संगे कुछ पूछना थोड़ा है। धान की फसल में माइक ले लो। हाँ। धान की जब फसल गभोट की अवस्था में आती है तो उसमें टॉनिक डालना जरूरी है क्या? यदि टॉनिक वो हम लोग डालते हैं लेकिन उसका एडिशनल बेनिफिट नहीं दिखाई देता है। एकदम बहुत बढ़िया बात आपने पूछा पांडे जी। देखिए, धान भी एक जीव है, जैसे मनुष्य एक जीव है। गर्भावस्था जब आती है ना तो गर्भावस्था पे अतिरिक्त पोषण देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर गर्भ पनप रहा है। पौधे की भी जो गभोट की अवस्था है उसी गर्भावस्था होती है, और उस समय उसको अगर आप अतिरिक्त पोषण नहीं देंगे तो जो उसकी अधिकतम क्षमता है दानों की, लंबाई, चौड़ाई, वजन, वो मार खा जाएगा। तो इसलिए वो अतिरिक्त दे करके अपन उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक लेके जाएं, इसलिए बहुत जरूरी है कि उस समय हमको देना चाहिए टाइम। जी सहज त्रिपाठी जी और धाकर जी, आप मन आयो हमारे किसान भाई मन के सवाल के जवाब दे। बहुत सुंदर बात बताए हो कि खर्चा करे की जरूरत नहीं, केवल कुछ बात ला ध्यान रखें, गुणवत्ता बढ़ा चली जाएगी। आप खबर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगी हो तुहू मन ला जय जोहार। तुहू मन आयो आके यहाँ सवाल पूछे, तुम्हारे सवाल के जवाब से हमारा जो देखिए दर्शक भाई हैं तो उन्होंने मन फायदा उठेन हुई। आप मन ला जय जोहार। तो संगी हो अच्छा से अच्छा धान के उत्पादन के संग संग गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है, तब हमारा फायदा है सही फायदा का ही। आज के तुम ज्ञान अपन मन में धराओ और फायदा उठाओ। आन दिन फिर उड़ाबो, तब तक बार जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।